ईशा जी, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ कि सेशन में 2-3 मिनट आप ऑडियंस के लिए भी दिया करिए। उनके माइंड में कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ समझा हम्म। नहीं समझा तो पूछे। जिससे क्या होगा, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। और आगे चल के अपने को आगे क्या क्या लोग ऐसा चैलेंज आता है ना, जैसे मेरा जो प्रॉब्लम है वही 20 जन का प्रॉब्लम, 100 जन का प्रॉब्लम रहेगा। तो आगे जो क्वेश्चन रहेंगे रिजॉल्व कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए क्या है कि मैं बहुत सारी चीजों को कई बार रिपीट करता हूँ। नहीं, बराबर। ताकि नहीं, दिक्कत ये हो रहा है ना, दिक्कत ये हो रहा है कि लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एकदम लेट में आते हैं, उनको आधा हाँ। सुनाई देता है, आधा नहीं देता। ये समस्या हो रही है। तो आप उस पे भी आप बोलिए कि भैया, आप जो है टाइम पे आएंगे तभी आपको पूरा फल मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा। हम्म। सही बात है। हाँ। प्रॉब्लम है ना, आदत। हम्म, हम्म, आदतें नहीं छूटती है। सही बात है। और तो रिकॉर्डिंग जब आज हम। चालू, हाँ। रिकॉर्डिंग ध्यान से चालू कर लेना। हाँ, आज चालू कर दिया। अच्छा, वेरी आज गुड। हम लोग सिर्फ अभ्यास करेंगे। हाँ। सिर्फ अभ्यास करेंगे। तो हम्म, कुछ तंत्र की टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स को 2-4 में हम लोग करेंगे। और हम्म, सिर्फ अभ्यास करेंगे, डिस्कशन बहुत ही कम करना है। और जो भी जितने भी अभ्यास हमने सीखे हैं, कुछ नए नए अभ्यास भी हम सीखेंगे और सिर्फ अभ्यास पे ध्यान देंगे आज। गुड। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। यस, यस। हम्म। तो हम्म, सबसे पहले आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना है, मेंटली एंड फिजिकली। हम लोग इसको बोलते हैं काया स्थिरम। योगा में हम कहते हैं काया स्थिरम। इसका मतलब होता है आपको बॉडी को स्थिर करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे? अपने शरीर के सभी भागों पर ध्यान दें। जैसे आप अपने पैरों पर ध्यान दें, घुटनों पर ध्यान दें, हाथ की उंगलियों पर ध्यान दें, छाती पर ध्यान दें, पेट पर ध्यान दें। और फील कीजिए कि ये सब रिलैक्स हो जाए। जब अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, ये सब रिलैक्स हो जाएंगे। देखो, अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तब क्या करना होता है, आपको उस पर सिर्फ ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे, मैं जो बात कह रहा हूं आपको सिर्फ ध्यान देना है, उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है। सिर्फ उस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। अगर आप लगातार ध्यान देते रहेंगे तो दर्द अपने आप चला जाता है। ये मेरा जो है खुद का अनुभव है। विपश्यना में एक टेक्निक होती है। आपके शरीर में अगर कोई कहीं पर दर्द है, आप शांति से बैठिए, एकदम शांति से, और उस दर्द की तरफ ध्यान दीजिए। बस दर्द अपने आप चला जाता है। ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके शरीर को
पूरी तरह से आपको स्थिर रखना है। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन भी थोड़ा स्थिर हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आप जो है समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं हो। जैसे मैं सत्य प्रकाश पांडे नहीं हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, अगर आप अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए दरवाजे से बाहर, आप रिलैक्स हो जाइए। आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है उसके पीछे मत भागिए, उसको जाने दीजिए, क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है ये विचारों से हो रहा है, माइंड से हो रहा है। तो आप माइंड को भी छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। 5 मिनट के लिए आप ये फील कीजिए कि जो अगर पंखा चल रहा है तो हवा आपके शरीर को छू रही है। बाहर से, दरवाजे से बाहर, खिड़की के बाहर कुछ आवाजें आती है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। आवाज को सुन के उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। देखो, हमको लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर आप योग साधना कर रहे हैं और आवाज आ गई तो आपको क्या लगता है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भैया, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि नेचर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नेचर को आपसे लेना देना नहीं है, ये चीजें नेचुरली हो रही हैं, आवाजें होती ही रहेंगी। जिसको आप देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज को प्रॉब्लम बना देते हैं, कुछ भी हो। आवाज आई, अरे भैया ये जानबूझ के आवाज कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है। हम हर चीज को एक समस्या के रूप में लेते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है। तो आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। अगर आवाज आ रही है, आने दीजिए, आंखों को बंद रखिए। योग साधना में आपको हमेशा आंखों को बंद रखना चाहिए। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि आंखें जो है सबसे ज्यादा एक्टिव सेंस ऑर्गन्स है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है वो। और कान जो है भी एक एक्टिव है, आवाज आएगी ही आपके कान में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और कोई भी आवाज जो है आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो रही है। ये मूर्खतापन जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, ये नेचुरल है। ठीक है, जो चीजें नेचुरली हो रही है आप उनको होने दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेंटली जो हो रहा है सिर्फ उसको फील कीजिए, उसको आपको फील करना है, महसूस करना है। उसमें विचारों को चलाना नहीं है, उसको महसूस करके कि आप उसमें घुस गए, अच्छी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, फिर लगे आप उसी चक्कर में फंस गए हो। आपको ट्रैक में फंसना नहीं है, जो चीजें हो रही हैं होने दीजिए। जस्ट गेट रिलैक्स थोड़ी देर के लिए। आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो बुद्धिमानी है, आपका जो भी है सोच आपके दिमाग में, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो है कि आप, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक्चुअली हम कुछ भी नहीं है, सच तो यही है। अगर पूरा यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अगर आप ठीक से समझें तो आपको पता चलेगा कि मेरा एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिर भी मैं, अहंकार, मैं और मेरा में हम घुसे रहते हैं। तो रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ ध्यान देना है, उसके पीछे उसमें घुस नहीं जाना है। रिलैक्स, आप कुछ भी नहीं हो,
तो आपको यह महसूस होगा जो डिवाइन है, प्राण एनर्जी जो सब तरफ जो चल रही है, उसका कंपन आपको महसूस होगा। प्राणिक फोर्स जो है, लाइफ एनर्जी जो है, आपके आगे पीछे हर जगह पर मौजूद है। सुपर कॉन्शियसनेस, डिवाइन एनर्जी, जो देखिए जो कुछ मैं बोल रहा हूं आपको उसको फील करना है, ठीक है। आपका शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं है, हर जगह जो है शून्य है। जहां शून्य होता है वहां पर डिवाइन एनर्जी होती है। शून्य का मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। डिवाइन एनर्जी जो सुपर कॉन्शियसनेस, जो प्राणिक फोर्स है, एनर्जी जो है आपके सिर से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर को आप जो है उस प्राणिक एनर्जी से भर रहे हैं, ठीक है। पूरे शरीर में आपके प्राणिक एनर्जी आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर में जा रही है और सारी नाड़ियों में फैल रही है, और जहां जहां आपको कोई दर्द है, टेंशन है बॉडी में, उसको ठीक कर रही है। प्राण जो है पूरे शरीर में फैल गया है और उसको, वो प्राण जो है हमें, मेरे शरीर को ठीक कर रही है। अब जो है ये समझिए, ध्यान दीजिए, आप सांस, एक गहरी सांस लेना है आपको। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आपको ये समझना है कि पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आ रही है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी सांस लेते समय, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? प्रेम, दया, करुणा, ये जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज है। वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। देखो सांस जो है अपने आप चलती है, आप उसको नहीं चलाते, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। वो अपने आप चलता है, ईश्वर चलाता है, उसमें आपका अहंकार कुछ नहीं कर पाता है। मैं जो आप करते हो, ये सांस जो है जो अंदर आती है बाहर जाती है, वो अपने आप होता है, इस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। जो आपकी जिंदगी चला रही है उस पे ही कंट्रोल नहीं है, फिर काहे का घमंड, बेकार, ठीक है। तो आप जब सांस ले रहे हैं तब जो है दया, करुणा, प्रेम, ये सारी जो भावनाएं हैं, एनर्जीज हैं, वो नाक से अंदर आ रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तब जो है नेगेटिव एनर्जी, मतलब घृणा, नफरत, एम्बिशन, एम्बिशन को तो मैं नेगेटिव एनर्जी मानता हूं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ डिस्टर्ब करता है, ठीक है। घृणा, नफरत जो है बाहर जा रही है, लालच, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर जा रही है जब भी आप सांस छोड़ते हो। जस्ट गेट रिलैक्स। अब आप ध्यान दीजिए कि सांस जो है नाक से होते हुए, गले से होते हुए फेफड़े में जा रही है, आपका पेट फूल रहा है, फिर सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाता है, छाती अंदर की तरफ जाती है,
फिर गले से होते हुए सांस जो है नाक से होते हुए बाहर जाती है। जब सांस अंदर जा रही है तब वह ठंडी होती है, कूल होती है। जब सांस बाहर जाती है तब वह थोड़ी गर्म होती है। आप अगर ध्यान देंगे तो नाक में जो आपके नथुने हैं, नथुने नाक के अंदर की जो सरफेस है, सतह है, वहां पे आपको फील होगा ठंडा और गर्म, अगर आप ठीक से ध्यान देंगे तो। ठंडा, जब सांस अंदर आती है तो वो थोड़ी सी ठंडी होती है, लेकिन जब बाहर आप छोड़ते हो सांस को तब गर्म होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे नथुने पे, आपके नाक के आगे के भाग पर, सतह पर आप ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा नाक के अंदर ठंडा और गर्म। तो थोड़ी देर के लिए आप गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और आपके अंदर की बुराइयां बाहर जा रही हैं। एक चक्र होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट चक्र, हृदय चक्र, जो हमारे हार्ट में होता है। हृदय चक्र से प्रेम और करुणा बाहर आती है, ठीक है। तो आपको यह महसूस करना है कि आपके हार्ट से ये एनर्जी, दया और करुणा और प्रेम, ये एनर्जी जो है फैल रही है पूरे ब्रह्मांड में। आपको अपने शरीर को हिलाना नहीं है। आपका सिर, गला और पीठ, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए, स्ट्रेट। आपका जो हृदय चक्र है, हृदय चक्र कहाँ होता है? हार्ट चक्र तो आपके हृदय में है। हृदय से जो है प्रेम और करुणा, ये दो बहुत ही पावरफुल डिवाइन एनर्जी है, वो बाहर जा रही है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। आपके घर के दरवाजे से होते हुए, खिड़की से होते हुए, सब तरफ फैल रही है। आप कुछ भी नहीं हो। आई एम नथिंग। आपके शरीर, आपका जो शरीर है वो नहीं है। आप एक डिवाइन एनर्जी हो, डिवाइन एनर्जी जो सब तरफ फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड में। और ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमें और सभी को, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को, सभी एलिमेंट्स को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी से सफरिंग और पेन से मुक्त करें, दुख से छुटकारा करें। ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे हृदय में जो दया और करुणा की एनर्जी है वो फैल रही है। देखो ये डिवाइन एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी ये सब तरफ फैल रही है और सभी को दुख और पेन, दुख और दर्द से दूर कर रही है। आप महसूस करेंगे कि देयर इज इंटरकनेक्टेडनेस, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। सारा प्रॉब्लम क्या है कि हम चीजों को अलग अलग रूप में देखते हैं। यहाँ पे दो चीज कुछ भी नहीं है, सभी एक ही है।
क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान है, इसलिए हम सभी एक हैं। और रही बात कोई बुद्धिमान है कोई मूर्ख है, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। ये सब सेल्फ इम्पोज भावनाएं हैं, ठीक है। आप अपने आप पर आरोपित करते हो, ठीक है। ये जो सब चीज है ना कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, या मैं सुंदर हूँ या मैं असुंदर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ या ज्ञानी हूँ, ये सब आरोपण है। आपने बाहर से अपने ऊपर थोप लिया है और ये कुछ नहीं है। तो आपको इससे मुक्त होना है और ईश्वर हमें हम सभी को इस कार्य में सहायता प्रदान करे। और ईश्वर करता है, आपको सहायता देता है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर नेचुरल ब्रीदिंग करते हैं। 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। नेचुरल ब्रीदिंग के समय आपको महसूस करना है सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है। जस्ट गेट रिलैक्स, बॉडी आपकी रिलैक्स है और कुछ अगले कुछ मिनटों के लिए आप भूल जाइए कि आप हो। जस्ट गेट रिलैक्स, ठीक है। आपकी सारी बॉडी की जो मूवमेंट है, हिलना डुलना, विचार आते हैं आने दीजिए, लेकिन विचारों के साथ में भागिए मत, विचारों के साथ चले मत जाइए, उसके साथ फंसिए मत विचारों में। विचार आते हैं जाते हैं, इसी को हम कहते हैं ध्यान। अगर आप विचारों के पीछे नहीं भागते हैं तो इसका मतलब है आप ध्यान में हो। कोई आवाज अगर आती है आप सिर्फ उनको सुनिए, ये नेचुरल है, ये तो भगवान ने क्रिएट किया हुआ, ये नेचुरल है, मेरे कान में आया मैंने सुना, बस। वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये हो गया नेचुरल ब्रीदिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। देखो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से फायदा क्या होता है, आपके जो पेट है, पेट के अंदर जो मांस है, जो ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है या जो भी है, उनका एक्सरसाइज होता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज वन ऑफ गुड टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र, उस क्रिया को ठीक करने के लिए भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके काम में आता है, ठीक है। एक चक्र होता है मणिपुर चक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभि चक्र, वो नाभि के ऊपर होता है, नाभि चक्र। ये जो नाभि चक्र है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कनेक्ट करता है आपको दूसरा डायमेंशन, डिवाइन डायमेंशन से आपका फिजिकल डायमेंशन को। जो जब बच्चा पेट में होता है तो नाभि के थ्रू ही वो जो है कनेक्ट होता है। जैसे जैसे बच्चा जो है नाभि से दूर होते जाते हैं हम, वैसे वैसे मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हमारा एनर्जी बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि हम नाभि से दूर होते जाते हैं धीरे धीरे। नाभि के आपको दिल में, आपको नाभि के नजदीक जाना है। उसके अंदर देखो, नाभि जो है एक चक्र है, एक जो मैंने बताया था 7 चक्र होते हैं, नाभि भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चक्र है एनर्जी का, प्राणिक फोर्स का। आप उससे दूर हो गए हैं। देखो जब बच्चा पैदा होता है तब पेट से सांस लेता है, क्योंकि वो नाभि चक्र से नजदीक होता है, उसके कांटेक्ट में होता है।
लेकिन धीरे धीरे जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग कम हो जाती है, आप जो है दिमाग में रहना शुरू करते हो, तब आप दिमाग से चलना शुरू, मतलब दिमाग से रहना शुरू कर देते हो। दिमाग में ही रहना, दिमाग में रहना पागलपन है, वो रहना नहीं है। दिमाग को आपको जब इस्तेमाल करना है कीजिए, लेकिन 24 घंटा दिमाग में रहना सिर्फ पागलपन है, ये भी एक पागलपन है। ठीक है, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरा पैर जो है चल रहा है, मैं चल रहा हूं, इस चीज का एहसास आपको रहना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है, पैर चलता रहता है, आप दिमाग में चलते रहते हो, दिमाग में और कुछ चलता रहता है, फिर आप कहते हो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ये बुद्धिमानी है ही नहीं। ठीक है, आप दिमाग से हमेशा दिन भर आप दिमाग में रहते हो, इसलिए हम कहते हैं, योगा में कहते हैं कि हम बेहोशी में रहते हैं, हम एक्चुअली रहते नहीं। तो अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग 5 बार कीजिए। आपको छाती और कंधे को हिलाना नहीं है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब आपको ऐसा रखना है, जैसे मैंने बताया था, पेट सिर्फ अंदर बाहर करना है। फिर आपको चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। और फिर आपको थ्रोट ब्रीदिंग करनी है, शोल्डर ब्रीदिंग जिसको कहते हैं। आपको कॉलर बोन पे धीरे से रखना है, आपको दबाना नहीं है, आपको महसूस करना है उंगलियों को कॉलर बोन पे रख के। और जब आप सांस ले रहे हो तो आपको कंधे को थोड़ा सा ऊपर करना है, कंधे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और हाथ पे आपको महसूस होगा वो कॉलर बोन हिलता है, ऊपर की तरफ आता है, फिर अंदर की तरफ जाता है सांस छोड़ने के बाद। जस्ट गेट रिलैक्स। अच्छे, कितने लोगों को महसूस होता है, कितने लोगों को नहीं होता है? किसी को कुछ परेशानी है तो बताइए अभी। कॉलर बोन ब्रीदिंग, शोल्डर ब्रीदिंग आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हाँ, यस यस, डूइंग परफेक्टली। शोल्डर ब्रीथिंग मेरा नहीं हो पाता, बट चेस्ट और पेट वाला हो जाता है। नहीं नहीं, देखो एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, मन जहां जहां जाता है प्राण भी वहीं वहीं जाता है। मन जहां जहां जाता है प्राण उसके पीछे पीछे जाता है। आपको सिर्फ कंधे पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, मतलब मन को वहां लगाना है, प्राण वहां पे अपने आप जाएगा, आपको महसूस होगा। आप ऐसा रखिए, उंगलियों का ऐसा रखो ऊपर, आपका मन वहां होगा तो अपने आप को आपको महसूस होगा कि जो है कॉलर बोन जो है ऊपर नीचे हो रही है जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो। लेकिन फिर उसके साथ चेस्ट भी आगे पीछे होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, चेस्ट तो होगा ना, दोनों इंटरकनेक्टेड है। देखो पेट भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, चीजें जो है, अब मैं तो सबसे पहली चीज ये बता रहा हूँ कि हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, हर चीज जुड़ी हुई है। अगर कोई सोचता है कि कोई जुड़ा नहीं है तो ये गलत है। चेस्ट भी उससे ही कनेक्टेड है, चेस्ट से कनेक्टेड पेट है। ठीक है, आपको शोल्डर ब्रीदिंग करनी है, मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है ताकि फेफड़े के ऊपर का भाग जो है वो उपयोग में आए। फेफड़े में 3 भाग होते हैं, ऊपर का, बीच का और नीचे का। एब्डोमिनल ब्रीदिंग से, पेट से श्वसन से क्या होता है,
फेफड़े के नीचे वाला भाग जो है उपयोग में आता है जब आप चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग में भी आपको सिर्फ हल्के से हाथ रखना है, महसूस करना है। तो आप ध्यान वहां दे रहे हैं तो प्राण भी वहां रहेगा। आप जहां जहां ध्यान देंगे वहां वहां प्राण जाता है, ये नियम है। ठीक है, तो शोल्डर ब्रीदिंग में आपको ऐसा रखना है, आपको ऐसा महसूस करना है। और जब सांस अंदर लेते समय थोड़ा सा कंधे को उठाइए, आपका ध्यान वहां हटेगा, वहां जाएगा, प्राण भी वहां जाए। आपको महसूस होगा कि कॉलर बोन जो है थोड़ा सा फूलता है, ऊपर तरफ आता है, अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब है लंग्स के ऊपर का भाग जो है उपयोग में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं, ये 3 टाइप की ब्रीदिंग है। ठीक है, अगर हम इन तीनों को मिला देंगे तो उसको हम बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। अब हम थोड़ा सा योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। योगिक ब्रीदिंग में क्या करना है, आपको तीनों सेशन जो है एक साथ करना है। अब एक साथ करने का ये थोड़ा शुरुआत में जो है डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा देर, फिर चेस्ट ब्रीदिंग का अलग से प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी देर, फिर शोल्डर ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप थोड़ी दिनों के बाद, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा दिन ये सब अलग अलग कीजिए, इनका अभ्यास करने के बाद तब आप योगिक ब्रीदिंग पर आइए, तब आपको सरल लगेगा योगिक ब्रीदिंग। नहीं, मैं रोज करती हूँ। वो चेस्ट का, गुड, पेट का, अच्छी शोल्डर बात का है। थोड़ा नहीं जम रहा था, बट चेस्ट और पेट का एकदम जम गया है। हाँ, आपको सिर्फ देखो एक्चुअली क्या होता है कि योगिक ब्रीदिंग मैंने क्या बताया, ये 3 होता है, राइट। ये 3 ब्रीदिंग जो है योगिक ब्रीदिंग है। और योगिक ब्रीदिंग में अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सपर्ट हो जाते हो तो योगिक ब्रीदिंग में तब आपको शोल्डर ब्रीदिंग को स्टॉप करनी पड़ती है। तो आप शोल्डर ब्रीदिंग अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है उसकी जरूरत अब नहीं है आपके शरीर को। तो आप परेशान मत होइए कि मेरा शोल्डर ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा कि योगिक ब्रीदिंग के शुरुआत में आपको ये तीनों ब्रीदिंग करनी है, और कुछ 15 दिन के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी योगिक ब्रीदिंग जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तब आपको शोल्डर ब्रीदिंग बंद करना है योगिक ब्रीदिंग में, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, क्योंकि चेस्ट और पेट ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जब आपका चेस्ट का आप करेंगे तो अपने आप उसका शोल्डर ब्रीदिंग भी हो जाता है, लेकिन शुरुआत के लिए नहीं है। शुरुआत में आपको ये अलग अलग तीनों प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट चीज, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि किसी चीज का आदत मत बनाइए। आदत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आदत आदत होती है, और आदत हमेशा आपको दुख देती है और कुछ नहीं देती है, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत। आदत की वजह से क्या होता है, आपका माइंड जो है मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक होता है, अपने आप चलता है। वही सारा प्रॉब्लम है। हमारी जो समस्या है वो यही है कि हमारा माइंड जो है आदतों का गुलाम हो गया है। आदतों का गुलाम होने की वजह से क्या होता है, चीजें अपने आप होती जाती है, होती रहती है। आप सोचते हो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, आप कुछ नहीं करते हो, एक्चुअली आप आदत के गुलाम हो। ठीक है, तो चीजें जो है किसी आदत की वजह से नहीं होनी चाहिए। आपका माइंड जो है उसको आपको क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव मतलब रोज नया नया। आप जब भी सवेरे उठे तो ये महसूस मत कीजिए कि मैं मेरी आदत है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं।
हर दिन नया होता है, हर क्षण। देखो वही वास्तविकता है। वास्तविकता क्या है कि हर दिन नया है, हर क्षण नया है, ठीक है। हमारा माइंड जो है वो हमको परेशान करता है, वो पीछे की तरफ लेके जाता है। पीछे वाला जो पास्ट है वो तो होता है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, लेकिन आप परेशान उसी में हो। हर दिन जो है नया होता है, हर दिन आपको नए उत्साह से, हर दिन एनर्जी से आपके माइंड को क्रिएटिव रखना है, क्रिएटिव। उसको आदत का गुलाम नहीं बनाना है। योगा इस आदत नहीं है। योगा जो है अगर आप आदत उसको बना दिए तो आप योगा नहीं कर रहे हैं। देखो सारा प्रॉब्लम वही है। आपको हर रोज अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव, मैकेनिकल नहीं बनाना है जो कि अपने आप चलता है। उसको हर दिन क्रिएटिव बनाना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। लोगों को पूजा करने की आदत हो जाती है रोज, जैसे व्यसन हो जाता है, व्यसन जिसको आदत, नशा। नशा कोई भी चीज की हो वो खराब होती है, ठीक है। आपको हर दिन क्रिएटिव रहना है, किसी सिस्टम में फंसना नहीं है, किसी आदत में फंसना नहीं है। ईश्वर हर दिन जो है नया होता है, हर दिन नया डिवाइन एनर्जी आता है, पास्ट वाला नहीं होता है। पास्ट और फ्यूचर ये दो चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। भूतकाल और भविष्य काल ये दो चीज एक्चुअली होती नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप इन दोनों में ही फंसे रहते हो। पास्ट जो है डेड है, डेड है। जब आप विचार करते हो तो किस चीजों का विचार करते हो? जो हो चुकी हैं घटनाएं उनका विचार करते हो, पास्ट का विचार करते हो, भूतकाल का। फिर आप बोलते हो कि मैं शांत नहीं हूं। आप शांत कैसे रहोगे? क्योंकि आप हमेशा भूतकाल में रहते हो, डेड, जिसको बोलते हैं डेड। अगर आप डेड चीजों में रहोगे हमेशा, देखो पिछली जो बातें होती है ना वो डेड है। आप इस बात पे ध्यान दो। इसलिए हमारे सारे विचार डेड होते हैं, सारे विचार डेड होते हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे फिर आप बोलते हो मैं सुखी नहीं हूँ। अरे सुखी आप कैसे हो सकते हो? आपका ध्यान तो पास्ट पे है, भूतकाल पे है। जब आप डेड चीजों में, विचारों में घुसे रहेंगे, विचार जो है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ भूतकाल से आता है। विचार जो है डेड होता है, डेड, उसके अंदर लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी है। ये जो है ज्ञान योगा की बातें हैं, ज्ञान योगा। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको कितना भी हम हटाए लेकिन हटती नहीं हो, आ ही जाती है, क्या करेंगे? देखो फिर देखो, विचार हटाने के लिए मैंने कल क्या बताया था? एक विद्या है जिसको हम लोग बोलते हैं योग निद्रा। विचार कैसे हटेंगे? विचार आएंगे। देखो विचारों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैंने पहले क्या कहा, अगर कोई कहता है मैं विचार को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो मूर्खता की बात बोलता है। विचार अपने आप चलते हैं, माइंड अपने आप चलता है, आप उससे दूर रहो, बस उतना ही है। अगर कोई विचार आता है तो आप उसके साथ मत, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, हम फटाक से उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। विचार आया, विचार आना एक नेचुरल क्रिया है। देखो अगर कोई गाड़ी आ रही है सामने से सड़क पे, आप इस बात को समझिए। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और कोई गाड़ी आपके सामने से अचानक में आ गई तो आप हट जाते हो। इसका मतलब आप डरपोक नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डरपोक हो, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। अगर कोई खतरा पैदा होता है आप फटक से रोड पे हट जाते हो बगल में, इसका मतलब कि आप डरपोक नहीं हो। इसका मतलब ये नेचुरल है। कोई विचार अगर आता है और जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है।
माइंड जो है कभी शांत होता है, कभी एकदम अशांत रहता है, ज्यादा करके अशांत होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। आप परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, हर चीज को हमारी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को समस्या बना लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो चीज हो रही है ये मेरे लिए समस्या है। हर चीज को समस्या के रूप में लेना मूर्खता है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, समस्या आप बनाते हो। चीजों को समस्या के रूप में लेना ये आपकी आदत बन चुकी है। ये तो समस्या है। ठीक है, जैसे अगर मुझे रिक्शा पकड़ के कहीं जाना है तो मैं उसको एकदम सीरियसली ले लेता हूँ। रिक्शा नहीं मिली तो, ये नहीं हुआ तो उसको कितना रुपया दूंगा। आप जो है बहुत ही मतलब ये सब नेचुरल चीजें हैं। आप नेचुरल चीजों को भी समस्या बना लेते हो। अगर मेरा शरीर बीमार है तो बीमार है, उसको आप समस्या के रूप में क्यों ले रहे हो? ये नेचुरल है। शरीर बीमार होता है, शरीर ठीक होता है, माइंड जो है शांत होता है, माइंड अशांत होता है, विचार आते हैं जाते हैं। यू आर नथिंग। ये सब अपने आप चल रहा है, चलने दो। बी अवेयर ऑफ दिस। आपको सिर्फ क्या करना है? उनको आते जाते हुए देखना है, महसूस करना है। दर्द आता है, दुख आता है, दुख जाता है, सुख आता है और सुख जाता है। ये सब अपने आप उससे अटैच मत होइए, अपने आप को उससे जोड़िए मत। विचारों को हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं होती है। मैं विचार कुछ अपने ऐड कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। मैं कुछ हाँ, ये भाभी जी का जो ये क्वेरी थी, थोड़ा सा तो जोर से बोले। हाँ हाँ, सीमा भाभी का जो क्वेरी है, तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स है, तो विचार आना ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मतलब हमको तो थॉट्स आएंगे ही, और ऐसा साइंस बोलता है कि हम 24 आवर्स में 29,000 से 60,000 टाइम्स तक वो थॉट्स आते हैं हमारे पास पर डे। तो इसका मतलब क्या है, थॉट्स पे तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जानवर और आदमी में एक ये बहुत बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास थोड़ा बुद्धि है। तो बुद्धि हमको यूज कहाँ करनी है कि हम हमारे पास जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो जानवर प्रवृत्ति के हैं या मनुष्य प्रवृत्ति के हैं। तो हम एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हम जानवर से भी नीचे वाली कैटेगरी में हम जी रहे हैं। सोना, निद्रा, खाना, पीना, काम वासना, ये जानवरों की प्रवृत्ति है। अगर हम अपने लाइफ को एनालाइज करें, थोड़ा उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करके, तो ये हम भी देखेंगे कहीं हम भी यही चीजों में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब क्या है, जो थॉट्स हैं, तो थॉट्स में दो कैटेगरी हो जाती है कि एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। जैसा आपने बताया, ब्रीदिंग में हमको पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं और निगेटिव थॉट्स को निकालनी है। तो मतलब ये दो कैटेगरीज के थॉट्स हो गए, हमको जो समझ में आ गया। तो अभी आपको फोकस क्या करना है कि जो भी विचार आ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो ह्यूमन बीइंग वाले थॉट्स हैं या जानवर वाले थॉट्स हैं। हमको प्यार करना चाहिए कि हेट्रेट करना चाहिए, हमको भगवान सात्विक चीज सोचना चाहिए कि हमको झगड़ा मार करना चाहिए, द्वेष करना चाहिए। समझ रहे ना? तो बेसिक क्या है, हमारा माइंड को थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ेगा। वो थोड़ा ध्यान से ही आएगा। जो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्लोली स्लोली जब हम उस पे कंसंट्रेशन करते जाएंगे, हमको ये थोड़ा आभास होना चालू होगा कि हम पशु प्रवृत्ति में जा रहे हैं, हम निगेटिव थॉट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हमको कैसे जो है पॉजिटिव में जाना है। तो एक ये थोड़ा माइंड को एक्सरसाइज करते करते, ध्यान करते करते, वो सात्विक चीज़ें, मतलब सात्विक विचार आना चालू हो जाना चाहिए, और दिन भर हमारा विचार उसी में रहना चाहिए। कार्य करते हुए, फैमिली में भी, ऑफिस में भी, पूजा में भी। तो क्या होगा फिर, जैसा आपने बोला आपको पूजा करते ही नहीं रहना, क्योंकि पूजा करना मतलब हम जूनियर केजी में पढ़ रहे थे। पैदा हुए तब से माँ पिता के साथ वो मंदिर में बैठ घंटा बजा रहे थे, और आज बुढ़ाई दाई हो गया अगर 80 साल, तो भी हम घंटे ही बजा रहे हैं। तो क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए? तो नहीं कर पाए, क्योंकि ये थॉट्स की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि हमने मान लिया हमको पूजा ही करना है।
पूजा आगे क्या करना है और कभी हमने सोचा ही नहीं। तो जस्ट ये मैं ऐड करना चाहता था, तो शायद हाँ, कुछ गुड। मुझे लगने का पॉइंट। हाँ, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आप विचार आते हैं तो आप विचारों के साथ संबंध मत बनाइए बस। मैं ये नहीं मानता कि जो अच्छे विचार हैं उसके साथ संबंध बनाइए और जो बुरे विचार है उसके साथ संबंध नहीं बनाइए, ये नहीं। मैं ये मानता हूँ विचार कोई भी हो, विचार विचार है और विचार ही आपका सारी समस्या है। देखो, बुरा और अच्छा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपने ही दिया हुआ है। हम ही जो है खुद ही किसी चीज को अच्छा करते हैं, किसी को बुरा करते हैं। नहीं, दिक्कत यहाँ होती है कि जो वृक्ष आप लगाओगे तो वही फल आप काटोगे। तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स को रोज पानी दे रहे हो, पोषण दे रहे हो, बार बार राइट, उसमें चीजें कर रहे हो, तो वो चीजें आपको फल देंगी। और बराबर। अगर आप फूल का झाड़ लगाओगे, रोज फूल वाली तो बात करोगे, प्रेम वाली बात करोगे, तो वो बड़ा हो जाएगा। राइट, योग योग निद्रा जो है तंत्र की विद्या है, योग निद्रा, उसमें आप जो है इन विचारों को रिलीज कर सकते हो। जो थॉट्स हैं, जो मेमोरीज हैं, आपके जो विचार सब कॉन्शियस लेवल पे है, उनको आप मैनेज कर सकते हो योग निद्रा से। अगर आपको कोई आदत चेंज करनी है, नई आदत बनानी है, वह सब भी योग निद्रा में कुछ टेक्निक्स है, उससे आप कर सकते हो। ठीक है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सबसे हट जाइए बस, और वही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। आपको समझ में आना चाहिए यह सब व्यर्थ है। आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए, ये सब चीजें परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ ईश्वर है। ठीक है, आपको ईश्वर पे ध्यान देना है जो परमानेंट है। हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, योगिक ब्रीदिंग अब करते हैं। 5 बार राउंड योगिक ब्रीदिंग करेंगे। एकदम सीधे से बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर चेस्ट ब्रीदिंग, फिर जो है शोल्डर ब्रीदिंग करनी है। फिर सांस छोड़ते समय आपको शोल्डर को नीचे करना है, छाती को अंदर की तरफ लेना है और फिर पेट को अंदर लेना है। और ये सब एक सुर में होना चाहिए, रिदम में होना चाहिए, एक सांस में होना चाहिए, अलग अलग सांस में नहीं। ठीक है, 5 बार आप 5 राउंड कीजिए योगिक ब्रीदिंग। जब पेट बाहर की तरफ जाता है तब आप थोड़ा सा छाती को फुलाइए, फिर आप कंधे को थोड़ा ऊपर कीजिए तो शोल्डर ब्रीदिंग होगी। फिर सांस छोड़ते समय कंधे को नीचे कीजिए, छाती फिर अपने आप नीचे जाएगी और फिर पेट अंदर की तरफ जाता है। ये आपको महसूस करना है। देखो, मैं जितने अभ्यास बता रहा हूँ ये आपको क्या करना है, आपका अवेयरनेस बढ़ाना है। ये सब अवेयरनेस बढ़ाने की क्रियाएं हैं। हवा अंदर जा रही है, आपका फेफड़ा फूल रहा है, आपकी छाती फूल रही है, सबको महसूस करना है। जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगा तब क्या होगा, कोई विचार आएगा तो आपको पता चलेगा ये विचार आया। विचार अपने आप नहीं आ जाए। जब देखो, आपको क्या लगता है विचार अचानक में आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा तब क्या होगा, कोई भी विचार आता है तो आपको लगे, महसूस होगा कि ये विचार आ रहा है, तब क्या करोगे, अपने आप को उससे दूर कर लोगे। जब तक आपका अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा आप विचारों से अलग नहीं हो पाओगे। आप विचारों के साथ में अपने आप को अटैच कर लेते हो, फिर वो विचार आपको दूसरा विचार पे लेके जाता है, फिर तीसरा विचार शुरू होता है, तो आप चक्र में फंस जाते हो।
अगर उससे मुक्त होना है तो आपको अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। अवेयरनेस, आपकी जो अवेयरनेस है इसको अगर आपको बढ़ाना है तो ब्रीदिंग इज द बेस्ट मेथड। और ये पूरा ब्रीदिंग, योगी ब्रीदिंग आपको धीरे धीरे करना है। एक ही दिन हम 100 बार अंदर बाहर करने से फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ तभी होगा जब आप शांत मन से, शांत भाव से इसको करेंगे और महसूस करेंगे, फील करना है आपको। इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। देखो दिमाग का इस्तेमाल बहुत कर लिए, उससे कुछ होता नहीं है। आपको दिल से काम करना है। जहाँ पे दिमाग चलाना है वहां पे दिमाग चलाइए, ठीक है, लेकिन आपका दिल से काम होना चाहिए। योगा माइंड, देखो आदत जब बन जाती है तब क्या होता है, वो सब कॉन्शियस लेवल से आती है। आपका माइंड मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल हो गया मतलब डल हो जाता है। माइंड एक्चुअली डल हो जाता है। अगर आप ध्यान से अगर सोचे, माइंड आपका डल हो जाता है, क्रिएटिव नहीं रह जाता आदत की वजह से। ये चीजें अपने आप। तो योगा को आप आदत मत बनाइए, ठीक है। कोई भी अगर कुछ भी बोलता रहे, मैं नहीं मानता कि योगा को आदत बनाना चाहिए। योगा आदत नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल रोज की एनर्जी की क्रिया होनी चाहिए आपके मन में। मैं आज नए, फिर से नए जोश से योगा कर रहा हूँ, बस, किसी आदत की वजह से नहीं। आदत मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हो, चीजें अपने आप हो रही है, तो आपका अवेयरनेस नहीं है। इसका मतलब होता है आप अवेयरनेस आपका ठीक नहीं, ठीक है। आप जब भी खाना खा रहे होते हैं, आप महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए कि मैंने कवर उठाया, खाना उठाया, मुंह में डाला, गले से नीचे जा रहा है, पेट में जा रहा है, फिर मैंने हाथ नीचे किया, इसको फील कीजिए। मूर्छा में मत कीजिए कोई भी काम। कोई भी काम आपको मूर्छा में नहीं करना है। किसी ने कुछ कहा तो थोड़ा सा रुकिए, तुरंत एकदम रिएक्ट मत कीजिए। मशीन की तरह तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। आप मशीन नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपने अपने माइंड को मशीन बना दिया है, मशीन की तरह काम करता है। तो आपको थोड़ा सा रुकना है। अगर गुस्सा हो गया, आ गया, अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हो तो गुस्सा चला जाता है। थोड़ा सा आप गुस्से को देखो। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और हुआ है, ठीक है, आप साइकोथेरेपी के पास जाएंगे, हम, ठीक है, आप क्या बोलेंगे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो साइकोथेरेपी क्या करता है, एनालिसिस करता है। क्या करता है, एनालिसिस करता है। अब मेरी एक बात मेरी कभी भी समझ में नहीं आई, एनालिसिस हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। कोई भी एनालिसिस जो है परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। जब कोई चीज की एनालिसिस परफेक्ट हो ही नहीं सकती तो आप एनालिसिस क्यों कर रहे हो। देखो एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या होती है, आप चीजों को अलग अलग करके देखते हो। मैंने क्या कहा, हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। मैं और गोविंद अलग अलग नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, गुस्से क्रोध को अलग रखते हैं और मैं अलग हूं, ठीक है। आप फिर क्रोध को एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, क्रोध कब आता है, कब होता है, कौन से सिचुएशन में आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है, ये आदमी ये नहीं समझ पाता है कि क्रोध अलग नहीं है, आप क्रोध हो, ठीक है। क्रोध अलग नहीं है कि आप उसको सामने रख के उसको एनालिसिस कर रहे हो। आप क्रोध हो,
यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, आप खुद क्रोध हो। जिस दिन आप ये चीज समझ में आएंगे आपको क्रोध नहीं आएगा। ये बात आप कभी ध्यान दीजिए इसके ऊपर। क्रोध अलग नहीं है और आप अलग नहीं हो, ऐसा नहीं है। सिचुएशन जब आती है तब आप क्रोध बन जाते हो, एंगर। और प्रॉब्लम क्या है, हम चीजों को तोड़ रहे हैं, तोड़ते हैं। क्रोध अलग है, दया अलग है, करुणा अलग है। मैं सबका एनालिसिस करते रहता हूँ, लेकिन ये आप नहीं सोचते, आप अगर अलग कर दोगे चीजों को, वही सारा प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट का। संघर्ष जो मन में पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट, वो किस लिए पैदा होता है? क्योंकि आप चीजों को अलग अलग करके देख रहे हो। चीजें अलग है ही नहीं। जो चीजें हैं वो आप ही हो, आप ही कर रहे हो। मैं बोलता हूं मैं माइंड पे कंट्रोल कर रहा हूं, कौन कर रहा है, बोल रहा है? ये आप ही बोल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो। ये आपको समझना, ये देखो, ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है और बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ये समझना, अगर आपको ये, आप जिस दिन समझने लगेंगे तो आप चीजों को समझने लगे कि मैं ही क्रोध हूं, तो क्या होगा, आप शांत हो जाओगे। आप जिस दिन क्रोध, मैं ही क्रोध हूं, मैं ही क्रोध हूं, क्रोध अलग नहीं है कि मैं उसको कंट्रोल करूं। ये बात आप इस पे कभी ध्यान दीजिए, और कभी चाहिए तो इसको हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, कोई तो वर्कशॉप पे। ये चीजें अलग नहीं है, आप ही हो सब। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि सारी चीजें हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं। आप सेपरेट कर लेते हो, फिर आप संघर्ष करते रहते हो जिंदगी भर, उससे झगड़ा करते रहते हो। तो आप जिंदगी भर आप यही करते रहते हो। वो अलग नहीं, आप ही वही हो, सब कुछ आप ही हो। ठीक है, अब हम लोग योगिक ब्रीदिंग 5 राउंड किया। अब हम देखो, मैंने कल क्या कहा था कि कोई भी षट क्रिया करनी चाहिए हमें। षट क्रिया क्या होती है? शुद्धि क्रिया। शरीर को आपको शुद्ध करना है। शुद्ध क्यों करना है? क्योंकि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, तो उसमें कुछ कचरा होता है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं अम्मा अम्मा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब हम कुछ खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं पचती हैं। ठीक है, कुछ चीजें अनडाइजेस्ट रह जाती हैं। उससे क्या होता है? अम्मा बनता है, पॉइजन बनता है शरीर में, जहर बनता है। और आपके मानसिक प्रॉब्लम की वजह से, मेंटल बॉडी की वजह से क्या होता है? वो मेंटल पॉइजन अलग अलग शरीर पे बनता है। ठीक है, तब आपको शरीर लगता है बहुत भारी लगता है। आपको शरीर भारी क्यों लगता है? कि आपका मेंटल जो टेंशन है आपने बॉडी में उतार दिया है। आपका जो मेंटल टेंशन है वो धीरे धीरे आपके शरीर में चला गया है, इसलिए आपको शरीर एकदम भारी लगता है। यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है। ठीक है, तो आपको षट क्रिया करनी चाहिए। षट क्रिया करने से क्या होता है? शरीर की शुद्धि होती है। ठीक है, मैंने कल क्या बताया था? 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया होती है। योगासन शुरू करने से पहले अगर आप शरीर को शुद्ध करेंगे, उसकी क्रिया करेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि शरीर शुद्ध होगा तो उसका इफेक्ट माइंड पर पड़ेगा। तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं तब। ठीक है, अगर आपका शरीर शुद्ध है तो आपको षट क्रिया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कपाल भाती करेंगे। ठीक है, 10 राउंड करना है। ज्ञान मुद्रा में बैठिए और नाभि के पीछे वाला 4 उंगली के नीचे वाला जो भाग है उसको अंदर बाहर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो अंदर नहीं हो रहा है
आपको कंधे को हिलाना नहीं है, ठीक है, और शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ आपको पेट को अंदर बाहर करना है। शरीर आपका अगर कंधा हिल रहा है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको एक्टिव एक्सहेलेशन करना है, फोर्सफुल, आपको सांस छोड़नी है ताकत लगा के, लेकिन सांस लेने की क्रिया अपने आप होनी चाहिए। आप इसको 10 बार कीजिए। कपालभाति से क्या होता है, आपका कपाल जो है उसकी शुद्धि होती है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो श्वसन का जो क्रिया है वो उसको शुद्ध करती है, उसमें कुछ कचरा है श्वसन नली में, वो सब साफ होता है, ठीक है। कपालभाति ज्यादा अगर आपको बीपी है, बीपी का प्रॉब्लम है तो आप कपालभाति मत कीजिए। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ सर्जरी हुई है पेट में, तो आप मत कीजिए, और इसको आप जबरदस्ती मत कीजिए। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही करना है कपालभाति, ठीक है। कपालभाति से हमारा जो चक्र की एनर्जी होती है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ज्यादा। ये शुद्धि क्रिया है, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट सेशन में हम लोग क्या सीखे थे, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में आपको क्या करना है, सबसे पहले नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा क्या है, ये दोनों जो उंगलियां हैं उनको आपको आज्ञा चक्र पे रखना है। आज्ञा चक्र कहाँ होता है, दोनों भौहें के बीच में, आंखों के बीच में, यहाँ पर, उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है इसको हम लोग तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, ठीक है। डिवाइन आई, इसको दिव्य नेत्र बोलते हैं। ये सीधा शिव जी से रिलेटेड होता है, शिव भगवान शिव से रिलेटेड है आज्ञा चक्र, ठीक है। आज्ञा चक्र जो है ये मत समझिए कि सामने होता है यहाँ पे, वह जो है सिर के मध्य में होता है, ठीक है। आपको उंगली यहाँ पे रखना है, इससे क्या होता है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये नासिका मुद्रा, इसको हम लोग बोलते हैं नासिका मुद्रा। तो अंगूठे से जो है दाहिना नाक दबाइए, और जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, उससे आपको बायां नाक के ऊपर रखना है। देखो जब मैं बोलता हूँ दबाना, दबाना मतलब ये नहीं है कि एकदम रगड़ दोगे, एकदम हल्के हाथ से दबाना है। देखो योगा में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, कि कुछ लोग इतना दबाते हैं जैसे कि एकदम नकिया में सांसिया एकदम रुक जाए, एकदम बंद हो जाए। इससे क्या होता है कि आपका नाक का जो शेप है, शेप आप अगर 1 साल 2 साल करोगे ना वो चेंज हो जाता है, आपके नाक को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लोग एकदम दबा के एकदम करते हैं, वो नहीं करना है आपको। नाक जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत डेलिकेट पार्ट होता है, तो आपको धीरे से दबाना है, ठीक है। धीरे से दबा के रखना है। बहुत लोग क्या एकदम रगड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है अंदर की सतह पर उसका नुकसान होता है, आपकी ब्रीदिंग को प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, आपका नाक का शेप भी चेंज हो जाता है। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो नासिका मुद्रा में रखिए, दाहिने नाक को बंद कीजिए और बाएं नाक से 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। 5 बार सांस लीजिए और छोड़िए। सिर्फ आपको बाएं नाक से लेना है और बाएं नाक से छोड़ना है, ठीक है। 5 बार।
आप अगर 10 बार कर सकते हो तो 10 बार कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको हाथ में दुख रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको दाहिने नाक से 5 बार सांस लेनी है और 5 बार सांस छोड़नी है दाहिने नाक से। बाएं को बंद करना है, बाएं को बंद करना है और दाहिने नाक से 5 बार सांस लेना है और छोड़ना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर आप जो है दाहिने नाक को बंद कीजिए। नाड़ी शुद्धि का पहला स्टेज हमने किया, अभी जो हमने क्या किया है, नाड़ी शुद्धि का पहला स्टेज किया, ठीक है। दूसरे स्टेज में आपको क्या करना है, दाहिने नाक को बंद करिए और सांस जब अंदर की तरफ जाती है तो आपको 4 या 5 बार ओम का जाप करना है, ओम 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 ओम। जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर 4 बार सांस छोड़िए, ओम 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 ओम। देखिए आपको क्या करना है, बाएं नाक से सांस लेते समय 4 या 5 या 6 बार ओम 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 जाप करना है, ठीक है। वो आपके सांस के साथ अंदर जा रहा है। ओम जो है डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। जब आप सांस छोड़ रहे हो, अगर मैंने 4 बार ओम किया है तो 4 बार एक्सहेलेशन, सांस छोड़ने के टाइम पर भी 4 बार ही करना है। 5 बार अगर मैंने ओम का जाप किया है सांस लेते समय, तो आपको सांस छोड़ते समय 5 बार ही जाप करना है, बस। इससे क्या होगा, आपका अवेयरनेस जो सांस पे है, ब्रीदिंग पे, वो बढ़ता है, ठीक है। फिर आप बाएं नाक को बंद कीजिए और सेम चीज दाहिने नाक से कीजिए। दाहिने नाक से आपको 4 या 5 बार सांस ओम ओम के साथ, ओम के मंत्र के साथ सांस को लेना है अंदर 4 या 5 बार, और उतनी ही बार ओम का जाप करना है सांस छोड़ते समय। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नासिका मुद्रा में, अब ये नाड़ी शुद्धि का दूसरा स्टेज है। अब आपको क्या करना है, बाएं नाक से सांस लेनी है और दाहिने नाक से छोड़नी है। 5 बार सांस लेनी है बाएं नाक से और फिर दाहिने नाक से छोड़नी है। फिर दाहिने नाक से सांस लेनी है और बाएं नाक से छोड़नी है। तो नासिका मुद्रा में रखिए, बाएं नाक से सांस लीजिए, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से सांस छोड़िए। ये 5 राउंड करना है। इसके बाद अगला क्या करना है आपको, बाएं नाक से जब आप सांस ले रहे हैं तो वही 4 बार 5 बार ओम का जाप कीजिए, और दाहिने नाक से जब सांस छोड़ेंगे तो 4 या 5 बार
कीजिए, 5-5 राउंड कीजिए, ठीक है? ठीक है, सांस बाएं नाक से लीजिए, ओम ओम ओम, फिर दाहिने नाक से छोड़िए, ओम ओम ओम, फिर दाहिने नाक से सांस लीजिए, ओम 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 5 बार, फिर दाहिने नाक बाएं नाक से छोड़िए। इस तरह से 5 राउंड आपको करना है। ठीक है, 5 राउंड कीजिए। अब इसका जो आगे का स्टेज है नाड़ी शुद्धि में, फाइनल स्टेज में हम क्या करते हैं, अगर मैं 5 बार ओम का जाप करता हूँ सांस लेते समय, तो आपको सांस छोड़ते समय 10 बार ओम का जाप करना है। ठीक है, ये कीजिए 5 बार सांस लेते समय। आपको 5 बार अगर मैंने ओम का जाप किया तो सांस छोड़ते समय, तब आप दाहिने नाक से सांस जब छोड़ रहे हैं तो आपको 10 बार ओम का जाप करना है। तो मतलब आपका जो सांस छोड़ने की क्रिया है उसको लंबा करना है। पहले आप बाएं नाक से सांस लीजिए, 5 बार ओम का जाप कीजिए, सांस खींचिए, फिर दाहिने नाक से सांस छोड़िए, 10 बार ओम का जाप करना चाहिए। आपको लंबा सांस छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से सांस लीजिए, 5 बार ओम का जाप कीजिए दाहिने नाक से, और फिर बाएं नाक से छोड़िए, छोड़ने के समय 10 बार ओम का जाप कीजिए। फिर बाएं नाक से फिर से सांस खींचिए 5 बार, और फिर दाहिने नाक से छोड़िए। इसको आपको 5 राउंड करना है। इसको हम बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि क्रिया से क्या होता है, जो प्राण की जो नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि होती है। दूसरा क्या होता है, आपका ईड़ा और पिंगला का बैलेंस होता है। ईड़ा और पिंगला का जो बैलेंस होता है बाया और दाहिने श्वसन का, वो इस क्रिया से बैलेंस होता है। दूसरा एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं पादाधिरासन। पादधिरासन, देखो मैंने क्या किया है, ये अंगूठा बांध लिया है और इसको ऐसा रखते हैं, बस थोड़ा देर ऐसा रखिए, सांस लीजिए, अंदर छोड़िए, इससे भी बैलेंस होता है। हम आपका श्वसन जो है, सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया, ये इसमें बैलेंस होता है। आपको एकदम कांच में दबाना है, ठीक है? इसको रखिए ऐसा और धीरे गांव में ठंडी टाइम हम ऐसा ही करते हैं। हाँ गांव में ठंडी टाइम हम ऐसा ही पोस्चर रखते हैं। हाँ, ठीक है। इससे इसको हम लोग पादाधिरासन बोलते हैं, पादधिरासन। इससे बैलेंस होता है। अभी हम लोग आज के लिए बस है मेरे ख्याल में, फिर अगले शनिवार को मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, गुड बाय। अच्छा, आपके पास अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप लोग जो है अगली बार जो है अपने क्वेरीज, अपने प्रश्न रखिए। अपने प्रश्न जो है आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरे साथ साथ जितने लोग सेशन में होते हैं उन सबको पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम उसके ऊपर डिस्कस सब। तो अगले शनिवार को हम क्या करते हैं, अभी 2-3 प्रैक्टिसेस बची हैं। सबसे पहले उन प्रैक्टिसेस को हम खत्म करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम बचा हुआ है, उसको समझेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले वही सीखेंगे अगली बार। फिर वज्रासन क्या होता है, और शवासन। शवासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
वज्रासन भी इम्पोर्टेंट है और पद्मासन। ये 4 चीजें सबसे पहले हम लोग करेंगे और इसके बाद डिस्कशन करेंगे। नहीं तो क्या है, डिस्कशन में ही टाइम चला जाता है। देखो हमको पता नहीं, हमको डिस्कशन करने की बीमारी होती है। एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो हमको डिस्कशन करने की बीमारी होती है। ये बीमारी है, हमारी मानसिक बीमारी। इससे सॉल्व कुछ नहीं होता है। सॉल्व किससे होता है? आपकी समझ से होता है। सिर्फ आपकी समझ ही आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल सकती है। दूसरे की समझ और समझदारी आपके काम नहीं आती है। आपकी खुद की समझ, आपका खुद का ज्ञान, खुद का अनुभव ही आपको काम में आता है। आप इस चीज को समझना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। ठीक है, अवेयरनेस जो बढ़ता है, ज्ञान, देखो ज्ञान जो है उधार है, उधार। वेद में लिखा है, किसी ने लिखा है, हम उसको रटते रहते हैं। होता इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि वो रटते रहते हैं। वो हमारा ज्ञान नहीं है, हमारा खुद का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो है हमने दूसरों से उधार लिया है। दूसरे से उधार लेना बंद करना है। सारा प्रॉब्लम वही है। ज्ञान जो है हमारा खुद की होनी चाहिए, हमारा खुद की समझ होनी चाहिए। जिस दिन आप ये चीज समझ गए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अभ्यास करने से चीजें नहीं होती। आप साइकोलॉजिकल टाइम में मत घुसो। विचार पे कंट्रोल करने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है फटक से। विचार आते हैं जाते हैं, आने दो जाने दो, बस खत्म। आपको उसको अटैच नहीं करना है, उससे आपको संबंध नहीं बनाना है। एक विचार दूसरा विचार लेके आता है, दूसरा तीसरा से कनेक्ट करता है, तो आप दिन भर वही करते रहते हो, चक्र में फंसे हैं। इससे अच्छा मैं समझ गया हूँ कि एक विचार आएगा दूसरा विचार लेकर, मैं आने ही नहीं दूंगा। विचार आया गया, जाने दो। अगर आप ये करने लगोगे तो विचार धीरे धीरे अपने आप आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। उनकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। मेरे ख्याल में 2-3 महीने के बाद मैं इसमें योग निद्रा में वर्कशॉप लूंगा। तो इस समय हम लोग सीखेंगे कि अनकॉन्शियस लेवल पे किस तरह से, जिसको हम लोग प्रत्याहार बोलते हैं, इसको इस पे कैसे काम कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग बेसिक है, श्वसन लेना और छोड़ना ये बेसिक चीजें हैं। इतना ही अगर आप कर लिए तो आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। लेकिन हमको और भी चाहिए तरीके, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं। आपको और भी चीजें चाहिए। वही निद्रा वाले में तो ज्यादा इंटरेस्ट है हम लोग को। हाँ, योग निद्रा बहुत ही सबसे पावरफुल योगिक तंत्र की टेक्निक है। वो उससे पावरफुल कोई टेक्निक नहीं होती। योग निद्रा में भी ब्रीदिंग को भी हम इस्तेमाल करते हैं। योग निद्रा सबसे कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कंप्लीट योगिक टेक्निक है, तांत्रिक टेक्निक है। आपको उससे बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 2-3 महीने में शायद जनवरी फरवरी में एक आप वर्कशॉप में लूंगा, सिर्फ योग निद्रा के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आप सभी ने ज्वाइन किया। अगले शनिवार को हम सवेरे 8 बजे मिलते हैं। थैंक्स एवरीवन।